घर से निकलना सीखो, घर से निकलोगे तो तरक्की करोगे, नहीं तो यहीं घूमते रह जाओगे। आपके इलाके में, इस इलाके में फौज में क्यों नहीं जाते भाई लोग? कहने को तो हम बड़े क्षत्रिय हैं और बड़ी हमारी चौड़ी छाती है और हमारा खाना पीना इतना बढ़िया है, इतना बढ़िया, तो फौज में क्यों नहीं जाते? फौज में क्यों बेरी और घोसड़ी के और उस साइड के लोग जाते हैं? जो मैंने बात कही वो 100 साल पहले आपसे आगे निकल गए थे। वो ठीक है कि उनको कोई व्यक्ति मिला उस समय में, तो छोटूराम की वजह से वहां बहुत भारी संख्या में उन्होंने बच्चों को प्रोत्साहित किया कि फौज में जाओ, जबकि वो लड़ाई के दिन थे, वर्ल्ड वॉर का टाइम था जब वो फौज में भर्तियां हुई थी। लेकिन वो सिलसिला जो शुरू हुआ था वो आज तक थमा नहीं है। आज के दिन भी उन इलाकों की फौज में भागीदारी इतनी ज्यादा है कि वो पूरे देश में आज के दिन सबसे ज्यादा अभी भी है। तो मैं डिफेंस कमेटी का मेंबर हूं, मैं इस प्रयास में लगा हुआ हूं कि हमारे यहां भी कोई बड़ी भर्ती का सिलसिला शुरू हो, लेकिन वो उनको मैं अगर ले भी आऊं, यहां वाले अगर बढ़ जाओगे नहीं तो क्या इलाज है उस बात का? नहीं, बड़ी अच्छी बात है अगर जाएंगे तो, क्योंकि मेरा ये मानना है कि इस दूसरा खेल, अब खेल वो नहीं रहे जो आज से 20 साल पहले होते थे। पहले 20 साल पहले हम खेलते थे खेल की भावना से, पार्टिसिपेट करने के लिए कि भाई ओलंपिक हो रहा है तो हमारी टीम भी चली गई, हमारे 50 बच्चे टीम में चले गए, मेडल कितने 0, एशियन गेम्स में चले गए, क्या क्या करके आए जी, 5-7 मेडल आ गए, तो चलो बड़ी अच्छी बात है, हमने पार्टिसिपेट तो किया, हमारी भागीदारी तो रही। स्टेट में हुआ हमारी जींद की टीम जावे के जीत का बहुत कम, कोई नहीं थी, हमारी भागीदारी रही, वो जमाना गया। अब खेलों में आ रहा है पैसा, और ये चीज मैं देख भी रहा हूं। बहुत इलाका है हरियाणा का जिन्होंने इस बात को समझ लिया और पकड़ लिया, और बच्चे उसमें लगे हुए हैं। आपने कभी सोचा था कबड्डी के प्लेयर लखपति या करोड़पति हो सके? एक लीग की शुरुआत हुई, हिंदुस्तान में तो सब कुछ क्रिकेट पे घूमता है, वो बल्कि आज से 15 साल पहले हॉकी की लीग भी शुरू हुई थी, फेल होगी। हालांकि बड़े बड़े टीवी चैनलों ने शुरू करी थी, लेकिन फेल होगी। और सबसे अचरज की बात यह कि कबड्डी की लीग शुरू हुई, और आज के दिन क्रिकेट के बाद सबसे कामयाब अगर कोई लीग है तो वो क्रिकेट की लीग है, और उसमें 3/4 बच्चे जो हैं, वो जितनी भी टीम है, वो टीम चेन्नई की भी है, टीम कलकत्ते की भी है, आंध्रा की भी है, लेकिन उनमें बालक कबड्डी वाले जो हैं वो 3/4 हरियाणा के और उत्तर प्रदेश के। और तो ये नई चीजें हैं जो आने लग रही। आपने कभी सोच के देखिए कि हरियाणा सरकार की तरफ से, क्योंकि हमारी सरकार इस मामले में पूरे देश में सबसे अग्रणी है, जिस प्रकार की राशि, प्रोत्साहन राशि हमारे यहां खिलाड़ियों को मिल रही है, मैं हिंदुस्तान की बात नहीं करता, दुनिया में कोई नहीं देता। ये यूरोप के जो देश हैं उनका हमारा खेलों में कोई मुकाबला नहीं है आज के दिन। उनके यहाँ सुविधाएं सारी हैं, लेकिन कोई न्यूज सोचे कि सरकार उनको कोई 2-2, 3-3 करोड़ का इनाम दे, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ सुविधाएं सारी हैं। आप में अगर इच्छा है आप खेलो, बड़े प्लेयर बनो, और प्राइवेट तौर पर यदि आपको कोई इनाम राशि मिलती है वो आपकी किस्मत है, लेकिन सरकार नहीं देती। सरकार ऐसी कोई जितना हरियाणा में प्रोत्साहन राशि दी जाती है, लेकिन उसमें भी मैं देखता हूं हमारे यहाँ की भागीदारी बहुत कम है। ये ज्यादातर जो ये दिल्ली के आसपास के जो हमारे जिले हैं, आपका सोनीपत हो गया, रोहतक हो गया, झज्जर साइड होगी, या फिर एक जिला भिवानी का है जहां पे एक स्पोर्ट्स की कल्चर बन चुकी है। वो पिछले 30-40 साल से कई लोग हैं जिन्होंने उसको बढ़ावा दिया, और अब पिछले 15 साल से एकदम से वहां नतीजे आने शुरू हो गए, खासतौर पर बॉक्सिंग के फील्ड में। हमारे यहाँ अपने जुगविंदर कोच हैं, इन्होंने अकेले एक इंसान ने हरियाणा में जो हैंडबॉल है उसको राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा दिया। तो इस प्रकार से कोई शुरुआत करता है वो आगे बढ़ती है। लेकिन मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि फौज और खेल, ये दो ऐसी चीजें हैं जिनको आपको पकड़ना चाहिए। इनके लिए सुविधाओं का जो अभाव पहले होता था वो कम होना शुरू हो गया है, लेकिन अभी भी हमारे इलाके में है, और उसका कारण भी शायद ये है कि हमारे इलाके से कोई लंबी चौड़ी परफॉर्मेंस नहीं आई, क्योंकि वो देखा देखी होता है सारा सिलसिला शुरू। तो इसमें हमारी तरफ से जो प्रयास होगा वो तो हम करेंगे, लेकिन ये वो चीजें हैं जो आप सबको जिनके ऊपर सोचना पड़ेगा। और जैसे मैंने कहा था कि शिक्षा जो है
मूल तो वो है, उसको जब तक नहीं पकड़ोगे, लेकिन वो क्या है कि वो फिर भी थोड़ा लंबा काम। शिक्षा कोई ऐसा नहीं है कि साल 2 साल में या 5 साल में आप किसी ऐसे स्तर पे पहुंच जाओगे कि एकदम से उद्धार हो जाएगा। मैंने इसीलिए फौज और खेलों का जिक्र किया है पहले, क्योंकि इनमें हमारी जो शारीरिक क्षमता है और अपनी मेहनत है, उसके बल पे हम आगे पहुंच सकते हैं। उसके अलावा ये तो होगी एक तरह की बातें। यहां पे बहुत से ऐसे युवा साथी हैं जिनको मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि चौधरी बीरेंद्र सिंह का राजनीतिक सफर रहा क्या है। क्योंकि हो सकता है आपकी जानकारी पिछले 10 साल या पिछले 15 साल तक सीमित हो। वो ठीक है, घर में यदि कोई चर्चा होती हो, कोई बड़ा बुजुर्ग बताने वाला है तो अलग चीज है, नहीं तो एक सिलसिला जो है वो मैं आपसे साझा करना चाहता हूं। क्योंकि बहुत आसान होती है ये चीज कह देना कि 50 साल का सार्वजनिक जीवन, और वो सार्वजनिक जीवन जो पूर्ण रूप से राजनीतिक तौर पर रहा हो, उसमें 50 साल तक सार्थक रहना, 50 साल तक आपका सिक्का मनवाना, ये हर किसी के बस के बात नहीं होती। 1972 में पहली बार उनको चुनाव लड़ने का मौका मिला था। वो भी एक परिस्थिति थी। उस समय चौधरी नेकी राम जो थे वो एमएलए होते थे और बंसीलाल सरकार में मंत्री थे। लेकिन पार्टी ने चाहा कि युवा को टिकट दें, तो चौधरी बीरेंद्र सिंह को पूछ लिया, तो चौधरी नेकी राम भी मान गए, चलो ठीक है। तो 72 में पहला चुनाव लड़ा, और वो टाइम होता था जब कांग्रेस खुली जीता करती, लेकिन वो चुनाव हारे पहले वाला, 72 वाला। उसके बाद वो ब्लॉक समिति के चेयरमैन बने, और 77 का वो चुनाव जब कांग्रेस की टोए नहीं पाया करते, पहली बार मैंने शब्द सुना था, मेरा अभी भी याद है, धूड़िए। मैं बच्चा था, मेरे ख्याल से 5-6 साल का। अगर धूड़िए देगा मेरे समझ में नहीं, धूड़िया मतलब क्या होगा कि कोई वोट मांगने जाओ ना, कांग्रेसी लोग मिट्टी ठा कर धूल मारा उनके ऊपर। तो उस जमाने में, उस चुनाव में आप लोगों ने उनको जिताया। वो असली उनकी सबसे बड़ी जीत और बहुत बड़ी एक शुरुआत थी जो उनको मिली 77 में। और 77 के बाद वो 2 साल बाद प्रदेश के यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बने, और 82 का जो चुनाव था उसमें फिर से आप लोगों ने उनको अच्छे बहुमत से यहां से जिता के भेजा, और वो पहली बार कैबिनेट मंत्री बने प्रदेश में। उस समय भी उनकी उम्र जो थी वो सिर्फ 35.5 साल की। तो 35.5 साल की उम्र तक वो 2 बार एमएलए बन लिए थे, और प्रदेश यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष ले लिए थे, और वहां से उनका सफर शुरू आगे बढ़ा। और सन 84-85 में जब इंदिरा गांधी की शहादत हुई, तो उसके बाद राजीव गांधी के कहने पे उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा। अब यहां मैं थोड़ा आपको जवान बच्चों को बताना चाहता हूं एक बड़ी दिलचस्प कहानी की, हमारा हल्का किस तरह का है। ये वो समय था जब चौधरी बीरेंद्र सिंह को 2.5 साल मंत्री रहने का समय मिला था, और पूरे हरियाणा में चीफ मिनिस्टर के बाद यदि सबसे ज्यादा रोजगार दिया गया था तो वो चौधरी बीरेंद्र सिंह ने दिलवाया। और चारों तरफ ये चर्चा होता था कि ये बीरेंद्र क्यों करा ले इतने काम, मंत्री तो और भी गणे हैं। इंदिरा गांधी की शहादत पे चुनाव, पूरे देश में कांग्रेस जीतने लग रही। हिसार के 9 में से 8 हलकों में कांग्रेस जीतने लग रही, उचाना में हार। समझा लो को क्यों समझाओगे। कारण के मेरा एक छोरा ला दिया, 2 रह गए। इसके भाई का कारण के मेरे भाई का ला गया, मेरा तो को नहीं ला गया। मतलब आदमी ने यदि किसी चीज को ना मानने की सोच रखी हो ना, मानसिकता, उसका कोई इलाज नहीं होता। फिर एक इसी तरह से मुख्यमंत्री थे कुछ समय पहले, उनके बारे में ये प्रचलित हो गया था कि इसने तो सारी फैक्ट्री बंद करा दी। एक हुई थी कुछ दिन खातर करनाल में,
लेकिन लोगों ने जब मन बना लिया कि इसको वोट नहीं देनी, तो पूछा भाई क्यों नहीं देते, और ना इसने तो न्यू कर दिया। तो उस तरह की एक चीज थी। तो ये था 85 का चुनाव जिसमें वो संसद बने। और उसके बाद 1986 में सिर्फ उनकी उम्र उस समय 39 साल थी, उनको प्रदेश का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, सिर्फ 39 साल की उम्र में। और वो कोई इस तरह का प्रदेश अध्यक्ष नहीं था कि किसी की गोदी में बैठा हो, क्योंकि आमतौर पर प्रदेश अध्यक्ष जो है वो चीफ मिनिस्टर की गोदी में बैठा करें जब सरकार अपनी हो तो, क्योंकि काम लेने हो। लेकिन उन्होंने हमेशा एक आत्मसम्मान की राजनीति करी, एक संघर्ष की राजनीति करी, और क्योंकि उनको यह भी पता था कि इस इलाके का यदि मैंने जीर्णोद्धार करना है तो ये छोटी मोटी चीजों से नहीं होना। तो जो कुर्सी की बात आप कर रहे थे, मैं उसको कुर्सी नहीं मानता। कुर्सी कहने में फिर वो बड़ी छोटी सी बात हो जाती है। बात होती है सत्ता की, और सत्ता ये नहीं होती कि माउंट एवरेस्ट पे सबसे ऊंची जो चोटी है ना दुनिया की, माउंट एवरेस्ट, उस पर बहुत पर्वतारोही चढ़ते हैं और चढ़ के तुरंत उल्टे आ जाएं। एक बार ये जो चंद्रशेखर जी थे देश के प्रधानमंत्री, इनसे पूछा गया कि आपका बहुत थोड़ा कार्यकाल रहा, उन्होंने बोले भाई माउंट एवरेस्ट पे जाके बसा थोड़ी जाता है, वो तो उतरना पड़ा करे। लेकिन सत्ता माउंट एवरेस्ट नहीं है। सत्ता एक वो चीज है जो यदि आपको मिले तो उसको लंबा चलाना वो एक बहुत बड़ी बात है। मिल बहुतों को जाती है, उसको संभालना बहुत बड़ी बात है। तो उसकी एक निरंतर लड़ाई उन्होंने अपने स्तर पे हमेशा लड़ी। उसके बाद आया सन 89 का चुनाव। सन 89 में वो हिसार लोकसभा क्षेत्र से हारे, सन 89 में। और हार के या आप लोग देखते हो ना नेताओं को कि इतनी जायदाद, इतनी जमीनें, इतनी कोठियां, इतना फलाना, इतना ढिमकाना। जब 89 में मेरे पिताजी आ रहे, हमारे पास दिल्ली में रहने के लिए घर नहीं था। एक फौजी दोस्त था उनका, उस समय नोएडा शहर नया नया बनना शुरू हुआ था, सिर्फ फौज के 3 सेक्टर थे वहां पे। तो उसने कही अच्छा साहब मेरा घर है, मैं तो अभी फौज में नौकरी में हूं, खाली पड़ा है, आप वहां रह लो। तो हम 1.5 साल नोएडा एक दोस्त के घर में रहे थे। और एक दिन गजब तो ये था, एक अपने में से ही कोई था, वो आया और जाता जाता मेरे पिताजी के हाथ में 5,000 रुपए रखे। मैं बोले ये क्या कहे? मैं बोला दिक्कत हो रही होगी। तो मेरे पिताजी बोले मेरे इतने पूरे दिन को नहीं आ रहे, ऊपर तो मेरे पे ठीक ठाक है, मेरे पे घर खोली था बस, या कमी रहेगी। तो ये कहने में चीजें बड़ी सरल हैं, लेकिन मैं खुद ये कहता हूं कि एक विरासत का जो बोझ होता है वो बहुत बड़ा बोझ होता है, वो सबसे नहीं उठा जाता। मैं 21 साल नौकरी में रहा। आप क्या समझते हो मेरे को प्रलोभन नहीं दिए गए? मैं वीरेंद्र सिंह का लड़का था, सबको पता है मैं कहां से आ रहा हूं, लेकिन कोशिश करने वाले छोड़ते नहीं। मैं जब पहली बार डीसी पंचकुला बना था, मुझे बहुत भारी प्रलोभन दिया गया था, क्योंकि वहां पे जो आपकी घग्गर की जो माइन है, जो रेत का काम, इसकी ऑक्शन मेरी देख रेख में होनी थी। लेकिन यह था कि बाप दादा और छोटू राम का नाम जुड़ रहा है, ये लांछन का भी नहीं लग जाना चाहिए, लांछन की यो विद्या, ये सौखी लगे कहने में। किसी ने नहीं मुफ्त के 2-2.5 करोड़ बुरे लगते। मेरे को अभी भी याद है, आज से 1991 में एक जैन हवाला कांड हुआ था, बहुत भारी। एक व्यापारी की डायरी पकड़ ली थी, और उस डायरी में देश के सारे बड़े बड़ा के नाम थे, और न्यू लिख रखा था इसको फलानी तारीख में इतने दिए, इतने दिए, इतने दिए। तो उसमें एक महाराज भी थे, महाराज से मतलब बाबा नहीं, सही में महाराज। तो उसके आगे 5 लाख लिख रखे। तो मैंने अपने पिताजी को ही, मैंने कहा ये तो राजा है, इसने 5 लाख की जरूरत है। बोला इसे ने तो है क्योंकि इसकी आदत पड़ ली, इसके बिना रह नहीं सकता, तो इसका तो जरूरत है। तो इस तरह की दुनिया है चारों तरफ, और उसके बीच में कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि उनके सार्वजनिक जीवन में कभी भी किसी प्रकार का
या तो लोभ लालच हो, या कभी भी उन्होंने द्वेष की भावना से काम किया हो, कभी बदले की भावना से काम किया हो। मैंने बचपन से देखा है, बहुत बार वर्कर आते थे, बहुत बार साथी आते थे कहने के लिए अजीज ने इलेक्शन में बहुत खिलाफत कर रखी है, मौका है, रगड़ दो। उन्होंने कभी वो राजनीति नहीं करी। उन्होंने कभी भी गांव में दो फाड़ करके राजनीति करने की कोशिश नहीं की। हमारे पड़ोस में है हल्के, जहां की पूरी राजनीति इस चीज पर आधारित थी कि दड़ों में बांट दो, एक दड़ा तो हमेशा साथ रहेगा, हमेशा बने रहोगे। उन्होंने कभी इस तरह की राजनीति नहीं करी, साफ सुथरी सीधी स्पष्ट राजनीति करी थी। मैं 21 साल नौकरी में रहा, जैसे मैंने कहा, मेरे ऊपर कभी यह आरोप नहीं लगा कि वो पीछे खावा है। मैंने बल्कि एक बार मेरा दोस्त बैठा मेरे दफ्तर में, उसका काम होता था मेरे दफ्तर में, काफी बड़े बड़े स्तर पर उसका काम चलता था। तो मैंने उससे एक बार पूछी, मैंने कहा यार मेरे बारे में लोग क्या कहते हैं, या मेरे दफ्तर के बारे में। उन्होंने इस दरवाजे तक तो ठीक है, इसके बाहर जाके सारा सौदा होए। तो इस तरह का हमने अपना जो सार्वजनिक जीवन है वो जिया है। और मेरे को बड़ी बड़ी टीस होती है जब तुच्छे लोग किस तरह की भाषा इस्तेमाल करते हैं कि मलाई खान खाते रह रहे हैं। दिल्ली जाना है, मेरे पर ना मलाई की कमी थी, ना दूध की कमी थी, ना और क्या की कमी थी। ये मेरे को 27 साल की उम्र में मिल गया था सब कुछ। 27 साल से मेरा 34 साल का पट्टा बन गया था सरकारी, गाड़ी का, घर का, और जो भी सुख सुविधा होती है हर चीज का। लेकिन जब मेरे पिताजी ने मेरा आगे जिक्र करा, अब भाई सलाह है कुछ, मैंने कहा सलाह तो पहले दिन से थी। तो लेकिन पहले आपने कभी नहीं पूछी, पूछ रहे हो तो मैं नाट नहीं सकता। हालांकि थोड़ी देर तो होली, क्योंकि 20 साल की नौकरी करके ऐसा मजा आ जाए आदमी में, तो उसके बाद एक ना वो मेहनत करने का भी एक तरीका होता है। तो सरकारी दफ्तर में बैठ के ठंडे कमरे में अपने कोई जवाबदेही नहीं होती आमतौर पर, जवाबदेही सिर्फ आपके सीनियर से होती है, कोई आपके सामने बैठा उसकी जवाबदेही तो होती नहीं। तो एक बड़ा सुखद जीवन था। तो चाहता तो मैं अभी अपने 60 साल की उम्र तक बड़े आसानी से वो सब निभा सकता था, लेकिन ये बिल्कुल था कि मेरे को मेरी विरासत का बोध था, और जो इलाका जो है जिसके प्रति मेरे पिताजी पूरी जिंदगी समर्पित रहे, ये आप सबको पता होगी। बहुत बार मौके मिले थे उनको, बहुत से आप में से समझाने वाले थे, अब जी कोई सॉफ्ट सा हल्का टोल हो। बहुत बहुत हरियाणा में ऐसी जगह है जहां जीत सौखी मिल सके है। तो मेरे पिताजी ने कभी भी किसी दूसरे क्षेत्र की तरफ मुंह करके नहीं देखा। उन्होंने हमेशा जो अपनी राजनीति जो थी और उसमें जो ताकत थी वो हमेशा यहां से पाने की कोशिश की है, और उसी में उन्होंने पूरा जीवन अपना यहां लगाया है, और उसमें आप लोगों का भरपूर साथ रहा। मैं 89 पे पहुंचा था। 91 में मेरे पिताजी उस समय प्रदेश अध्यक्ष बने। हम उस समय नोएडा होते थे, और मैंने सुबह अखबार खोल के देखा, छोटी सी खबर ला गई उसमें। अच्छा, मैं उस टाइम बच्चा ही था, कॉलेज फर्स्ट ईयर में था, मेरे समझ में नहीं आई। मेरा राजनीति में ज्यादा दखल भी नहीं होता था मेरा, क्योंकि मैं तो लोगों के सामने तो जाता भी नहीं था, झिझकता था मैं बहुत ज्यादा। वो खबर पड़ी, बीरेंद्र सिंह हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के प्रमुख नियुक्त। अच्छा, हिंदी भी शुद्ध सीधी, मेरे भी समझ नहीं आई। तो मैंने अपने पिताजी को जगाया, मैंने कहा ये क्या खबर है। वो भी पढ़ के कह यार ये हो तो नहीं सकती। मैंने कहा इसका मतलब क्या है। कहते इसका मतलब तो ये है कि मेरे को पार्टी का अध्यक्ष बना दिया प्रदेश का। मैंने कहा फिर होगी। कहते ना होती तो कोई फोन कोई तो बताता तो होगी। तो वहां से फिर वो एक दोबारा सिलसिला शुरू हुआ, और उसके बाद 1991 में आप सबको ज्ञात होगा कि वो समय वो आया था जब जिस कुर्सी की आप बात करते हो वो बिल्कुल सामने आई थी, और वो उन लोगों की कारगुजारी से वो जिस प्रकार से वो छुटी, वो जो मेरे पिताजी के साथी हैं उन सबको पता है। उसके बाद 96 का चुनाव भी आपने उनको जितवाया, जबकि वो एक बड़ा कमाल का चुनाव था, कांग्रेस की वाड़ी बना ली थी तब। तो उसका तो लोगों को सिंबल बताना मुश्किल हो जाया करता। पुष्प अर्पित करती महिला, मैंने कहा जी क्यों कर समझाऊं।
मैं जो पहला वो चुनाव था, जब मैं भी चुनाव में पहली बार कुछ समय यहाँ लगा के गया था, तो लेकिन आपका आशीर्वाद उस समय भी बना था। लेकिन उसके पश्चात सन 2000 में एक चुनाव हम ऐसा हारे, उसके हारने में दिक्कत ये थी कि बाकी सारे बड़े नेता जो थे वो जीते थे। सरकार आपकी पार्टी की नहीं बनी थी, लेकिन आपकी पार्टी के बाकी बड़े सारे जीत गए थे, आप हार गए थे, तो आप फिर 2 कदम पीछे हट जाते हो। लेकिन उस समय कुछ ही बोलो, चॉइस आपकी पार्टी में बड़ी तूती बोलती थी, तो उनको उत्तर प्रदेश जैसे बड़े स्टेट का प्रभारी बनाया गया था, वो सारी चीज हुई। और 2004 में फिर दोबारा से आप लोगों ने सहयोग दिया। लेकिन अब कहानी थोड़ी टेढ़ी हो रही है। 2000 से और 2019 तक, 2000, 2004, 2009, 2014, 2019, एक में हार है, एक में जीत है। ये स्थिति किसी के लिए अच्छी नहीं है, ना आपके लिए अच्छी है, ना इलाके के लिए अच्छी है। अगर पकड़ना है, दूसरे को भी पकड़ना है तो पकड़ लो, टिकाई होनी चाहिए। आप रोहतक से सबक सीख लो और कुछ नहीं। तो 1991 में पकड़ा था, आज तक नहीं छोड़ा। इस हार का उदाहरण ले लो, वो तो 1900 मेरे ख्याल से 67-68 में पकड़ा था, आज तक नहीं छोड़ा। जबकि अब तो उनको 25 साल की सरकार तो बाहर होगी हो लिए। सिरसा वाला ना देख लो, 40 साल हो लिए। लेकिन हमारे जो पिछले 2000 से जो सिलसिला शुरू हुआ है, ये इलाके के लिए बिल्कुल एक अच्छी चीज नहीं है। और इसमें हम कर क्या रहे हैं? हम सिर्फ ये कर रहे हैं कि ईर्ष्या की वजह से, या हो सकता है और कारण हो, मैं उनमें नहीं जाऊंगा। जब आड़े ब्योंत नहीं बना किसी का, तो भारत लाना शुरू करती है। उन बाहर वालों का आपके यहां क्या काम है? वो एक सामंती मानसिकता के लोग हैं। मैं उनके इलाके में 2 साल नौकरी करके आया हुआ हूं, मैंने देखा हुआ है, वहां नाड़ उठा के बात नहीं कर सकता कोई, और यहां परोस के देवें। और जो चीज जगदीश जी ने कही बहुत संक्षिप्त शब्दों में, चुनौती देता हूं, 2023 के अंत में गिन के देख लियो कि 2014 से 19 तक जो आपके यहां काम हुए थे, और 2019 से 23 के अंत तक जो होंगे, लिस्ट बना के मिला के देख लियो कितने हुए। आपके सामने दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन परसेप्शन, आदमी में, मेरे को याद है इलेक्शन के दौरान नई मंडी में खड़ा और कहने लग रहा है उठाने में काम नहीं हुआ है कोई, उसके साथ एक खड़ा कर रखा, उसने उससे पूछा भाई क्या काम हुआ? तो तुझे कोई काम नहीं हुआ। तो उसके साथ जो खड़ा था नहीं बोला, रहे 90 एकड़ में नई मंडी बन रही है, नहीं दिखती गए, नहीं बोला समामा देखते आया नहीं था। तो अगर आपको इस सड़क के ऊपर विकास नहीं दिख रहा, जहां पे आपकी सब डिवीजन का दफ्तर बन रहा, सब डिवीजन बनी, जहां पे आपका सिविल हॉस्पिटल बना हुआ है, जहां पे 90 एकड़ में प्रदेश में सबसे नई मंडी आपके यहां बनी हुई है, आपके यहां सबसे खूबसूरत अड़ेवा में कॉलेज बना हुआ है, आपके यहां 16-17 गांव में भाखड़ा का पानी जोड़ा हुआ है, और उसके अलावा सड़क गली नालियों में तो जाता ही नहीं। अगर ये नहीं दिखता या हम नहीं दिखा सकते तो हमारे ऊपर लानत है। अगर इसके बावजूद भी प्रचार ये किया जा सकता है कि कुछ नहीं हुआ तो फिर तो ठीक है, तो कोई उसमें लड़ाई नहीं रही, कोई शिकायत ही नहीं। और मैं वो पूरी लिस्ट में तो जा नहीं रहा ना, मैंने बस एक बड़ी गिना दी। तो और ये तासीर सिर्फ अपने हल्के की नहीं है, ये इस इलाके की है। हरियाणा प्रदेश में उन 5 सालों में सबसे ज्यादा काम 2 हल्कों में हुआ था, और 2 हल्के जब मैं कह रहा हूं ग्रामीण अंचल के हल्के हैं, उछाना और नारनौंद। उसने के बिगाड़ा था, और ईब 2.5 साल में के हो लिया वहां पे, वो पूछा जाके पूरे प्रदेश की सरकार वहां टिका रखी थी उसने। लेकिन बस अब वो ठीक था, नहीं बोलता, मतलब सब कुछ तो हर आदमी में नहीं होता भाई। तो इसी तरह से परमिंदर ढुल को ले लो, जब उसका नेता बनने का टाइम आया, जब उसकी बिजली कर दी, 2 बार जब मुश्किल का टाइम था तब तो जितवाया जाए, और जब ड्यू टाइम आया कि जो नेता बनेगा तो उसका भी काम कर दिया। अपने सभी तो वंदना शर्मा जी थी, इतने बड़े
परिवार से वो आती थी, अगर वो बनाई होती तो कितना वो कर सकती थी, लेकिन नहीं। तो एक तासीर है मेरे ख्याल से हमारे यहाँ की, अपने बराबर रखना है सबको। तो उसमें एक हिसाब से वो बहुत बढ़िया है, बराबर होने चाहिए, समाज बराबर का होना चाहिए, लेकिन इलाके को यदि उठाना है तो किसी अपने को, एक को तो आगे भेजना पड़ेगा। सारे तो पहुंच नहीं सकते, एक के जाया करे। तो मैं तो आपसे आज खुल के ये बातें इसलिए करना चाहता था कि अभी कोई इलेक्शन नहीं है। मैं आज ये बातें क्यों कर रहा हूं? कोई इलेक्शन नहीं है, ये तो इलेक्शन टाइप की भाषण है ना, ये सारी जो मैं याद दिला रहा हूं। लेकिन ये सिर्फ इसलिए है कि 2 साल 2.5 साल कब जाओगे पता नहीं लगेगा, ये आए दिखेंगे। तो आप इस पर सोच विचार करें, इस पर गहनता से इसमें सोचें कि हमारे इलाके के लिए, हमारे युवाओं के हित में क्या है। तो उसके बाद आप अपना मन बनाएं, और तो आप अपने आप अंतर देख पाएंगे। कोई इसमें ऐसे मेरे कहने वाली बात नहीं है। वो कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, तो वो आपके सामने अपने आप आ जाएगा। एक और चीज, मैं इस पर लिखता लुखता तो नहीं, लेकिन बीच बीच में पढ़ता रहता हूं ये व्हाट्सएप पे जो मैसेज डलते हैं। यहां जो अपने को उल्टा सीधा बोलते हैं, उन्होंने खुद तो कुछ करा नहीं, लेकिन यहां संस्थाएं जो खड़ी होने लग रही हैं उन पर भी सवालिया निशान। आपका कॉलेज, डिग्री कॉलेज, जो एक गांव से चंदा लेके जिसको बनाया हुआ, उस पर सवालिया निशान। किसान सदन बनाने की अब बात है, उसके ऊपर सवालिया निशान। आप सोच के देखो कभी की मानसिकता क्या है कि खुद करना नहीं, जो करना है अगवाए मलाई खान लग रहा है। कौन सी मलाई खान लग रहा है, कितनी खान लग रहा है, मेरे आज तक ये बात समझ में नहीं आई। तो लेकिन ये एक चीज दर्शाता है कि ऐसे लोग हैं जो इन चीजों को मानना चाहते हैं। उसका शायद कारण भी हो सकता है, आप 50 साल तक सार्थक हो और वो लोग आपको मार नहीं पाए, शायद इसी चीज की कोशिश है वो कि किधर तो फंसे, कहीं तो कुछ हो। तो एक निरंतर संघर्ष है जो हमारा चलता चला जा रहा है। और मेरा तो आपसे बस अंत में यही अनुरोध है कि खासतौर पर युवा साथियों से कि एक तो जिंदगी में पेशेंस बहुत जरूरी है, संयम जिसको बोलते हैं। मेरे पिताजी ठोस शब्द इस्तेमाल करते हैं, मैंने उसको तो रखा था, मतलब मैंने भी नहीं भेजा था उसका। संयम मतलब एक अंग्रेजी में बहुत पुरानी कहावत है, रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मास। मतलब ये कि जो बेपेंदे का लोटा होता है वो उसका जो हाल होता है वो आपको पता है। तो बेपेंदे का लोटा नहीं बनना, चाहे एक जगह टिक के काई खा लो, लेकिन कम से कम कुछ तो बने। अगर व्यवस्था में आपको हर बार अदला बदली करते रहनी है, वो किसी के हित की बात नहीं है। मतलब इससे ज्यादा और हास्यास्पद बात क्या होगी, सरिया काटना था, उसका सरिया काट के केक मिले हो, सरिया ताई कड़ में थोड़ी गल जाएगा, वो सब की कड़क टूटे है, वो कौन सा सरिया अपने खातर ले रहा है। तो इस तरह की मानसिकता जो है वो उससे हमको बाहर आने की जरूरत है। और अब एक नई राजनीति का उदय हरियाणा में हो चुका है, और आने वाले समय में बहुत कुछ और होने की संभावनाएं लग रही हैं। तो हमें उसकी ओर सतर्क रहना चाहिए, चौकस रहना चाहिए, और जो हमारा जो भाईचारा है इसको बना के रखना चाहिए। तभी मुझे लगता है कि हम आगे इसमें बढ़ पाएंगे। नहीं तो ये जो सामंती मानसिकता वाले लोग हैं, जो जाति विशेष की राजनीति करके और हुर करके जो राजनीति करने का जो सिलसिला है, उस सिलसिले में लोगों की तो छोड़ो, परिवार की धज्जियां उड़ा के रख दी। तो यदि उनके ऊपर हमें इतना भरोसा जताना है तो उसके बारे में कोई फिर आदमी तर्क नहीं कर सकता। वो तो फिर एक चीज मानने वाली बात होगी कि हाँ भाई ऐसा ही है, न्यू रहेगा। तो इन चीजों पे आप विचार करें, इन चीजों पे आप सोचें। और अंत में मैं आपसे अनुरोध करूंगा
25 तारीख को चौधरी वीरेंद्र सिंह के जो 50 साल हैं सार्वजनिक जीवन के, जैसे मैंने शुरू में बताया 1972 में पहला चुनाव लड़ा था, तो तब से निरंतर वो आप लोगों के साथ और उनका बहुत बड़ा दायरा जो रहा है, उनसे वो उनका जुड़ाव रहा है, उसको हम सारे साथी जो हैं उसको मना रहे हैं। जिसको जन सरोकार संघर्ष लगातार का एक नारा दिया गया है। चौधरी वीरेंद्र सिंह का जन सरोकार संघर्ष लगातार, सार्वजनिक जीवन के 50 साल। आने वाली 25 तारीख को सुबह 10 बजे राजीव गांधी महाविद्यालय के साथ जो ग्राउंड है उसके अंदर ये आयोजन है, और ये आयोजन रैली नहीं है। ये शब्द हमारे कई साथी इस्तेमाल करते हैं, वो रैली नहीं है। वो जो पिछले 50 साल में चौधरी साहब के संपर्क में जो लोग आए हैं, जिन्होंने उनके साथ काम किया है, किसी भी समय किया हो, किसी ने 30 साल पहले किया हो, किसी ने 30 दिन पहले किया हो, ऐसे सभी साथी जो उनके समर्थन में या उनके साथ जो रहे हैं, और चाहे वो किसी दल के हों, किसी पार्टी के हों, चाहे वो जीवन के किसी भी क्षेत्र से आते हों, चाहे वो सरकारी अधिकारी रहे हों, चाहे वो फौज के अधिकारी रहे हों, चाहे वो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रहे हों, चाहे वो पत्रकार रहे हों, चाहे वो किसी भी जीवन के क्षेत्र से यदि वो आते हैं जिनका उनसे सरोकार रहा है, ऐसे हर व्यक्ति को हमारा प्रयास है कि उनको हम इस आयोजन में आमंत्रित करें। क्योंकि ये पिछले जब से सुनाया है, ये अनाउंस किया है 25 तारीख वाला, लोग इसको कति शुद्ध राजनीति से जोड़ के देखने लगे हैं, शुद्ध राजनीति से। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें हर पार्टी से लोग आएंगे और बहुत बड़े इलाके से लोग आएंगे। 19 सितंबर को सर छोटू राम की किताबों का 5 ग्रंथ का एक विमोचन किया गया था उपराष्ट्रपति द्वारा, गुड़गांव में वेंकैया नायडू जी ने किया था। उसमें भी हमने सभी पार्टियों के लोग बुलाए और आए। उसमें मुख्यमंत्री थे, उसमें चौटाला साहब थे, उसमें दीपेंद्र हुड्डा था, और उसमें अन्य नेता थे जो बीजेपी के हों या कांग्रेस के हों या लोकदल के हों या किसी भी जिनसे भी वास्ता रहा है, सबको बुलाया और सबने से हर्ष उसको स्वीकार किया। तो इसी तरह से इस कार्यक्रम की भी गरिमा हमको बनाए रखनी है। ये कार्यक्रम जो है ये उनका 50 साल का जो सार्वजनिक जीवन है उसके उपलक्ष्य में है। इसको कोरी राजनीति से जोड़ के ना देखें। वो एक अलग बात है कि राजनीतिक आदमी जो होता है उसका एक एक शब्द जो है, लोग तो उसको फिर कई दिन तक उसका तोल मोल चलता रहता है। वो एक अलग चीज है, वो हर आदमी की अपनी सोच है। तो मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि आप सब उसमें भागीदारी करें, और खास